नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नया टॉपिक जो भी कल था, जो कल किए थे उससे आगे आज हम देखते हैं। आज का टॉपिक में हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। अब गोलीय दर्पण में क्या जानेंगे, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं। इसके बाद जानेंगे हम कि गोलीय दर्पण में दो प्रकार होता है, अवतल और उत्तल। फिर गोलीय दर्पण में जो चिन्ह है ना, तो उसका प्रयोग किसको किसको क्या बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। और इसके लास्ट में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण में जैसे कि अवतल दर्पण में जो है उसका जो प्रतिबिंब जो बनता है उसका नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज, ये सब के बारे में पूरा अच्छा से देखेंगे। तो बने रहिए अंत तक। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना, गोलीय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखते हैं गोलीय दर्पण कैसे होता है। यहाँ पे सपोज दैट एक गोला बना दिए, उतना अच्छा नहीं बना है लेकिन चलेगा काम। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसे, तो एक गोला यहाँ से काट देते हैं, एक गोला यहाँ से काट देते हैं। अगर इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर इस तरह से उभरा हुआ रहेगा तो ये हो गया एक गोलीय दर्पण, और इसका एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा, तो उसी के बारे में देखेंगे। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो आगे हम देखते हैं इसी में गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। क्या है, पहला अवतल दर्पण और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर, और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो चलिए ये दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात केंद्र की ओर धंसा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण बोल दे रहे थे। अवतल दर्पण यानी कि केंद्र की ओर धंसा हुआ रहेगा। इसका हम यहाँ पे देखिए फिगर बना के दिखा देते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, एक गोला काट दिए और उसका जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये जो है इससे जो है कोई लाइट को हम इसमें करेंगे तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा, बाउंस बैक करेगा। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। दूसरा देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बाहर की ओर कैसे उभरा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग चम्मच को गैस कर सकते हैं, ये उल्टा चम्मच हो गया, इधर से ये जो है परावर्तन इधर से लाइट आ रहा है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का ये रहा और उत्तल दर्पण का ये रहा। तो ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम कैसे पहचान कर पाएंगे। तो उसको पहचानने का तरीका देखिए दोस्तों, पूरा ये देखिए गोला। ठीक है, आप लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, वो गोला समझिए। तो एक गोला ये ले लिए और एक गोला दूसरा ले लिए हैं। तो इसमें समझते हैं, देखिए क्या क्या है। पहला अवतल दर्पण कैसे जानेंगे, इसको सपोज दैट यहाँ से हम क्या कर दिए, टुकड़ा कर दिए। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से इधर बच गया, इधर बचा हुआ है और इधर बेकार है, समझिए ये नहीं है। गोला का एक टुकड़ा इधर का ले लिए। अब इसमें से जो है यहाँ इधर का जो पार्ट है ये परावर्तन होता है और इधर का जो पार्ट है ये पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश पार्ट है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो पॉइंट हो जाता है, ये तो केंद्र है, वक्रता केंद्र है। हम जानेंगे किसको किसको क्या बोलते हैं, उसको जान लेते हैं। तो ये सेंटर हो गया जिसको केंद्र बोल देते हैं, और ये हो जाता है ध्रुव, और ये एम एन ले लिए दर्पण का, यहाँ से यहाँ तक
ये एक दर्पण है, समझिए। अब इसको क्या क्या किसको बोलेंगे उसको पूरा अच्छे से देखेंगे। तो अभी इसको रहने दीजिए, पहले हम लोग इसका बीच का देख लेते हैं, ठीक है। सी और पी के बीच में एक होता है फोकल, फोकस होता है, मुख्य फोकस, फोकल, ये हो गया मुख्य फोकस। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस आर बोलते हैं, ठीक है। और फोकस और पोल या फिर केंद्र या फोकस, इसके बीच का दूरी जो होता है एफ, स्मॉल एफ से, यानी कि फोकस दूरी कहते हैं और इसको फोकल लेंथ इंग्लिश में बोल देंगे, ठीक है। ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया और ये पी हो गया। इसी तरह से ये तो देखें हम लोग अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। अब उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किधर होगा, बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा। तो हम इधर का टुकड़ा नहीं लेके इधर का टुकड़ा लेंगे, यहां से सपोज दैट ये टुकड़ा है दर्पण का, तो इसका जो है अंदर का पार्ट जो है पॉलिश रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका वक्रता केंद्र तो ऐसे हो जा रहा है, तो इसका भी हम लोग वक्रता केंद्र सेंटर में ही लेंगे, ये याद रखना है। और इसका फोकस यहीं पे होगा, मुख्य फोकस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। सेम इसी तरह से लेना है। अब इसका जो है नेचर, जो परावर्तन का जो गुण होता है इसका, वो देखते हैं। इसका परावर्तन का गुण हम थोड़ा सा जानते हैं, इसी में देख लेते हैं। ये एफ हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। अब यहाँ पे कोई भी जो किरण है इससे ट्रांसफर होके जब परावर्तित होगा तो ये हमेशा जो है मुख्य फोकस से होके गुजरेगा। कितनों हम ले लें, यहाँ से ये गया, फिर ये टकराकर ऐसा ही आएगा। अगर नीचे से भी लेंगे तो भी ये क्या करेगा, फोकस से होके गुजरेगा। फिर से और ले लेते हैं, ये जितना भी किरण है वो किससे होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा, ये याद रखना है, ठीक है। फोकस पे ही जितना भी किरण परावर्तित होगा इससे वो टकराकर फोकस से गुजरेगा। ये क्लियर हो गया। इससे परावर्तन का गुण क्या है, इसमें कोई भी किरण अगर इससे परावर्तित हो रहा है ना, चलिए हम इतना किरण बना लिए, ये रे इसमें क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब इससे जो है बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे हम लोग ना, ये जो परावर्तित होगा ना, तो इसका जो है आभासी में इसका डॉटेड यहाँ से ये ऐसे जाएगा और इससे ये इधर परावर्तित होगा, यहाँ से ये इसका सीधा परावर्तित होगा। फिर देखेंगे इस तरह से ऐसे परावर्तित होगा, इसका देखेंगे ये भी फोकस से आके परावर्तित होगा। तो इस तरह से उत्तल दर्पण में परावर्तित होता है। तो चलिए हम लोग इसको क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि सी को क्या बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं, पी को क्या बोलते हैं, और इसके बीच का जो दूरी था फोकल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, और आर को क्या बोलते हैं, फिर एन जो था इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं पूरा। इसको थोड़ा सा अगर नोट डाउन करना है, बनाना है तो बना लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। तो चलिए अब गोलीय दर्पण में जितना भी हम लोग चिन्ह यूज करते हैं ना, जितना भी साइन यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एक आप लोग के लिए लड्डू रख दिए हैं, लड्डू मत समझिए इसको, ये है आपका एक गोला है ना, गोला है। अब इसमें हम लोग किसको किसको कहाँ पर क्या बोलेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए गोलीय दर्पण में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं ना, किसको कहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, उसका नोटेशन को, उसके बारे में देखते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट है क्या, द्वारक, अपर्चर। अपर्चर क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के तल सीमा रेखा को द्वारक कहते हैं।
जैसे कि यहाँ पर m और n जो देख रहे हैं ना, ये यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, ठीक है, यहीं तक की परावर्तन हो रहा है। तो इसी परावर्तन सतह को ही हम लोग, परावर्तक सतह को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो इसमें कौन सा है, mn क्या है, mn जो है द्वारक है, ठीक है, इसमें क्या है, mn एक द्वारक है। दूसरा हम देखते हैं ध्रुव। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्रुव, जिसको पोल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो दूरी होता है ना, यहाँ पर देख रहे हैं मिडिल में काट रहा है, तो इसी को ध्रुव यानी कि P से नोटेशन करते हैं, पोल कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये क्लियर है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र को ध्रुव कहते हैं। तो इसका और इसका केंद्र क्या हो जा रहा है, यहाँ पर पॉइंट P पर आ जा रहा है, तो यही है ध्रुव, इसे P से दर्शाते हैं। ये क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो ये एक गोला है, ठीक है, गोला देख रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है हम लोग को बस क्या दिखेगा, ये दर्पण दिखेगा, गोलीय दर्पण दिख रहा है अभी, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण जो है क्या है, एक गोला का ही तो पार्ट है ना, ये गोला का पार्ट है। इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, सेंटर यानी कि केंद्र, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखे ना, ये सेंटर में है, इसको C से डिनोट कर देंगे, ये हो गया वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है, इसीलिए गोले का केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि जो गोला का केंद्र है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्लियर है। आगे देखें हम वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आप लोग जानते हैं, गोला जो रहता है या कोई भी जो वृत्त होता है उसमें से केंद्र से परिधि, एक परिधि को छूता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो देखेंगे कि केंद्र से P के बीच का दूरी जो होता है, इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं। तो वक्रता केंद्र को हम लोग क्या से, C से डिनोट करेंगे, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ये क्लियर हो गया। आगे हम देखें मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस क्या होगा। अब ये केंद्र देख रहे हैं और ये P देख रहे हैं, इसके मध्य में एक बिंदु होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, F से डिनोट करते हैं, वही है। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इसको लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, और ये फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के बारे में हम जानते हैं। फोकल लेंथ जो है या फोकस दूरी, यह F तथा C के बीच या F तथा P के बीच की दूरी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसको आप लिख लीजिएगा क्या, वक्रता त्रिज्या का आधी दूरी होती है। ये क्लियर है, आधी दूरी होती है, इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो यहां देखिए, इसका आधी दूरी यानी कि ये भी f हो गया स्मॉल f, ये भी स्मॉल f, C तथा F या F तथा P के बीच का दूरी को ही हम लोग यहां से यहां का F और यहां से यहां का F, यानी कि इस रिलेशन में हम क्या पाए, इस रिलेशन में हम पाए, यहां पर देख रहे हैं कि
जो R है इज इक्वल टू 2F हो जा रहा है। एक रिलेशन हमें ये पहला, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में आप आ जा रहे हैं तो ये पहला हम लोग टर्म देख रहे हैं। और इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, ये जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल सीधा आ जाएगा तो डिवाइड R/2, यानी कि रेडियस का आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ आधा होता है। ये क्लियर हो गया? जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जितने भी टर्म डिफाइन किए थे तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। अब एक दर्पण अगर बनाना बोल दिया जाए तो ये यहाँ पर हम करेंगे, ये पॉलिश पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक जो है ये दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। क्लियर हो गया? दर्पण का द्वारक क्या हो गया, Mn हो गया, ठीक है। ये C से डिनोट करेंगे वक्रता केंद्र। ये यहाँ पर जो है दर्पण का जो है ये मिडिल में जो होता है ये पोल P यानी कि ध्रुव कहलाएगा। और P तथा C के बीच का जो दूरी होता है इसको फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। और C तथा P के बीच यहाँ पे जो दूरी है, ये जो दूरी है C और P के बीच का जो दूरी होता है इसको R से कहते हैं। और C और P का जो आधा हो जाता है, बीच का जो पॉइंट हो जाता है उसको F कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या देखें कि R का जो है आधा फोकस दूरी होता है, ये भी देखे थे। C और F या P और F के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, फोकस दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। फिर देखिए वक्रता त्रिज्या, इसको R से, वक्रता केंद्र इसको C से, फिर ध्रुव इसको P से, और द्वारक इसको Mn, ठीक है। अब इसमें से जो है हम लोग का एक रिजल्ट आ जाता है, इसका हम देखेंगे, इसका और इसका रिलेशन, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस से 2 गुना होता है, R इज इक्वल टू 2F होता है। और एक रिजल्ट इसी में हम देखेंगे तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो ये तो रिजल्ट रहा, तो फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। तो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा जो होता है कि इसका रे डायग्राम जो बनाते हैं उसका बनाने का कुछ नियम होता है, तो उसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। जो है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम जो है, रूल्स टू ऑब्टेन रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर जो है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ बोलता है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब ये तो पढ़ लिए है, तो हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ पे जानना है कि दर्पण का मुख्य फोकस, यहाँ पे जो देखिए ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस बोल रहे थे, मुख्य अक्ष का समांतर में जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए प्रकाश का किरण क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर में गया, एकदम सीधा, ठीक है। अब सीधा गया, यहां से टकरा के किससे गुजरेगा बोल रहा है, मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पहला रूल क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत? फिर से देखिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी।
क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, अवतल दर्पण से मुख्य फोकस, अवतल दर्पण से मुख्य फोकस से होकर, यह अवतल दर्पण के यहाँ पे देख देते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा। एक रेखा हम लेते हैं किरण, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, किरण है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र से गुजरा देते हैं। चलिए, ये वक्रता केंद्र से गुजर गया। ठीक है, आगे क्या होता है, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में परावर्तन भी हो जाएगा। यानी कि इस जिस दिशा में यहाँ पे गया उसी दिशा में ये क्या करेगा, परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस दिशा में गया उसी दिशा में ये वापस भी आ गया। केंद्र से होकर गुजरेगा तो याद रखना है कि जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में वो किरण वापस भी आ जाएगा। ये क्लियर है। चौथा हम देखते हैं, बिंदु P पर आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। अब यहाँ पर बिंदु P पर कोई भी हम एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं, टेढ़ा बन रहा है जी, हाँ अभी सीधा बना, ये मुख्य अक्ष पर स्थित किया। यहां से जब परावर्तित होगा तो यहाँ पे मुख्य अक्ष, आपतित किरण, परावर्तित किरण जो है, ये दोनों क्या होता है, आपतन बिंदु और हो गया, और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण एंगल आर। यानी कि इसमें हम क्या देखें, दिस इंप्लाइज एंगल आई बराबर एंगल आर बना रहा है। पॉइंट P पर कोई भी किरण जो है या रेखा को अगर हम लोग इस तरह से त्रियक काटते हैं तो उसी का कोण I के बराबर कोण R बनाएगा। ये क्लियर हो गया। इसे कोई दिक्कत डाउट है तो कमेंट करके बतला दीजिएगा और उसको हम देख लेंगे। तो फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं इसका कुछ उधर हो गया। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। ठीक है, अवतल दर्पण का जो हम लोग इमेज डायग्राम देखेंगे ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद भी रखिएगा। तो चलिए इसको याद करने के एकदम सिंपल ट्रिक कैसे जानेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं रे डायग्राम के साथ में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो बीम यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट बीम को कहां रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं। यानी कि कहां पे रख रहे हैं वो पता नहीं है, अनंत पर तो कोई वस्तु तो दिखाई नहीं देगा, तो अनंत पर हम रख रहे हैं। तो अनंत पर अगर रखते हैं तो इस तरह से कोई वस्तु रहेगा उसका सीधा आएगा ये। ठीक है, इस तरह से आते जाएगा। अब इससे जो है इंसिडेंस में जो आ रहा है अनंत से आ रहा है, अनंत पर कौन सा है वो पता नहीं है, इसीलिए हम इतना ये डायग्राम करते हैं। ठीक, अब ये जो होता है टकरा कर क्या बतलाए थे कि फोकस से होके सभी गुजरती है, यानी कि ये भी फोकस से होके गुजरा, यानी कि यहाँ पे F पर ही काट रहा है। फिर से ये लाइन का देखते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, फोकस से ही होके गुजर रहा है। ये लाइन भी क्या होगा, फोकस से ही होके गुजरेगा। ये लाइन भी क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं F पर सभी बिंदु काट रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा क्या पर होगा, F पर होगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जहां पे काटेगा एक दूसरे को, दो रेखा आपस में काटता है तब प्रतिबिंब बनता है। इससे पहले बतलाए थे, नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो रहा है, F पर हो रहा है।
अब प्रतिबिंब का आकार देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एकदम छोटा है ना, एकदम छोटा बन रहा है। बहुत छोटा, तो अत्यधिक छोटा लिख लीजिएगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बना, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, ये क्लियर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, अब यहाँ पे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। ये क्लियर हो गया, फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। अब हम सेकेंड में हम देखते हैं इसका जो है, अगर बीम को हम C से परे यानी कि C से थोड़ा सा पहले अगर रखते हैं, C के सामने में रखते हैं, ठीक है, C से थोड़ा सा पहले, बियॉन्ड C से पहले रखते हैं तो इसका क्या होता है चलिए देखते हैं। ए भी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां से ये क्या करेगा, सीधे यहां से ये सीधे स्ट्राइक करेगा। ठीक, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होता है, एफ के साथ बाउंस रिटर्न बैक हो जाएगा, ये परावर्तित किरण हो गया, और फिर से ये जो है एफ को काटते हुए जाएगा। छीछे कैसा बना लिया, तो ये क्या है गया, एफ को काटता है तो क्या बतलाए थे, ये जो रिफ्लेक्ट होता है तो ये मुख्य अक्ष जो है इससे सीधा में आता है, ये आया। ठीक है, आप लोग काटिएगा तो यहाँ पे देखिए सी और एफ के बीच में जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ये बी डैश ए डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। किसे कोई डाउट नहीं ना है। फिर से देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को सी से पहले रखते हैं तो क्या होता है, यहां से एक सीधा इसका पैरेलल कर लेंगे रे डायग्राम, और एक जो है रे क्या करेंगे, एफ को काटते हुए नीचे ले जाएंगे। अब एफ को काटते हुए यहाँ पे ये आया मिरर में, यहां से क्या होगा, परावर्तित होगा, परावर्तित होगा तो ये जो है मुख्य अक्ष इसके समांतर ये हो जाएगा, और ये जो है समांतर रेखा ये क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, तो एक दूसरे को जहां पर काटेगा तो वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये क्लियर हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, प्रतिबिंब की स्थिति C तथा F पर, ये क्लियर हो गया। C तथा F के बीच कर देते हैं, F के बीच, ये दोनों के बीच में कहीं पे भी बन सकता है। प्रतिबिंब का आकार बीम से छोटा, ठीक है, बीम से छोटा बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें अधिकतर में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए इसको रहने देंगे। तो ये रहा इसका कि C से परे रखते हैं बीम को तो उसका स्थिति C तथा F के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का जो आकार होता है छोटा होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। ये क्लियर हो गया। तो जल्दी से इसको ड्रॉ करके और इसका लिख लीजिएगा। होता है अगर बीम को हम लोग C पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं, C पर, तो यहाँ पे देखिए C पर एक बीम रह गया। अब इसका हम लोग कैसे बनाएंगे इसका रे डायग्राम, तो इसका हम देखते हैं, एक तो रेखा सीधे जाएगा और मुख्य फोकस से टकरा के वापस आएगा। दूसरा हम क्या देखे थे,
ये तो पहला रेखा का हो गया। दूसरा रेखा फिर से यहां से क्या करेगा, फोकस से होते हुए जाएगा और फोकस से टकरा कर ये क्या होगा, रिटर्न बैक होगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग सी पर भी मेरा भी आ गया। तो जितना बड़ा ये बी डैश और ये ए डैश, यहाँ पे देखिए कहाँ पर काट रहा है, ये दोनों यहीं पे काट रहा है। तो इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बन रहा है। ये सी पॉइंट है, सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, सी पर ही होगा। और प्रतिबिंब का आकार बीम का आकार का, बीम का आकार का, बीम आकार का, ये क्लियर है। और प्रतिबिंब का जो प्रकृति बनेगा वो वास्तविक ही रहेगा, लेकिन उल्टा है, क्योंकि ऊपर नहीं है इसलिए सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनता है हमेशा। ठीक है, फटाक से नोट कीजिए। फिर आगे देखते हैं इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर ये होगा। ठीक है, फोर्थ में हम लोग देखते हैं बीम जो है सी तथा एफ के बीच, यानी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच अगर देते हैं तो देखिए सी और एफ के बीच में ए बी कोई बीम रखे हैं। अब इसका हम रे डायग्राम चलिए ड्रॉ करते हैं। तो यहां से यूं यहां पे आएगा, ये टकरा कर किससे गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। फिर से यहां से एक और रे शुरुआत होगा, टकराया, यहां से टकरा के क्या करेगा, सीधा पैरेलल इधर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लाइन हम टेढ़ा बना दिए हैं। फिर से देखते हैं इसका, ये इस तरह से सीधा आया इधर, और ये भी इसका पैरेलल जो है मुख्य अक्ष का पैरेलल में आएगा। तो यहाँ पे देखिए काट रहा है, और यहाँ पे देखिए बीम छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है बी डैश ए डैश, यानी कि ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है ये इससे थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। तो बीम से बड़ा बनेगा और सी से परे, यानी कि सी से थोड़ा सा पीछे आएगा, सी से परे। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब ही रहेगा। ये क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं, अब हम बीम को रखते हैं एफ पर। ठीक है, तो यहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पर अगर रखते हैं तो यहां पर एक रख लिए, टेढ़ा बना दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, सीधा करते हैं। ये हो गया ए बी, बीम हो गया। अब इसका हम लोग रे डायग्राम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो ये पैरेलल जाएगा, ठीक है, समांतर गया यहाँ पर। अब ये समांतर गया तो यहां से टकरा के क्या करेगा, फोकस से फिर से ये वापस आ जाएगा। जितना भी ये समांतर गया तो फोकस से आना जरूरी है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट पी से यहां से और एक रेखा हम लोग को करना है। तो यहां से जो है ये कोण आई के बराबर, ये एंगल आई, तो यहाँ पे एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कि अनंत पर जा रहा है ना, ये कहां पर ये काट रहा है वो पता नहीं चल रहा है। तो इसमें हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति जो है ये देख रहे हैं क्या, अनंत पर बन रहा है, अत्यधिक बड़ा, या फिर ठीक है बहुत बड़ा बनेगा। और इसका जो प्रकृति प्रतिबिंब का जो प्रकृति बनेगा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, ये याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके एक लास्ट हम देख लेते हैं, ये 5th पॉइंट यहाँ पे दे दीजिएगा। अब लास्ट हम देखते हैं, तब तक इसको फटाक से उतारिए, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हम लास्ट 6 नंबर देख लेते हैं। एफ तथा पी के बीच में, ये एफ है और ये पी, इसके बीच में कोई बीम रखे, तो देखिए ए भी एक बीम रखे हैं। इसका रे डायग्राम कैसे करेंगे, अब यहाँ तो एफ पर काटेगा नहीं, समस्या है। तो अब हम देखते हैं केंद्र वाला जो है सेंटर से हम लोग करते हैं। तो सेंटर से इसको मिलाते हुए यहाँ पे इसका जाएगा,
अब ये यहाँ टकराता है तो फिर से इसी में वापस आ जाता है, ये जाने थे हम लोग। और दूसरा हम लोग देखते थे कि एट पी, पी का जो है एंगल आई बराबर एंगल आर का जो था ये यहां से गया और ये इधर आ गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये रिटर्न बैक हुआ। अब इसमें जो है हम लोग एक इमेजिनरी लाइन इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये जो है केंद्र से भी इधर सीधा जाएगा और कहीं एक बिंदु पर मिला देगा। पोल का भी इस तरह से करेंगे और यहाँ पे जो बनेगा ए डैश बी डैश, ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। तो बीम का जो है एफ तथा पी के बीच में फिर से देखिए, यहाँ एफ को काटेगा नहीं क्योंकि एफ और पी के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से जो लाइन खींचते हैं तो वो बोला जो यहाँ दर्पण से टकरा के फिर से वापस आ जाता है रे उसी का। तो यहाँ पर जो है इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए, यहाँ से भी देख रहे हैं ये काटा, तो इसका जो है परावर्तित हुआ तो इसके इमेजिनरी लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। तो परावर्तित किरण जहां पे काटता है एक दूसरे को तो वहीं पे क्या बन जाता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये देखिए काटा। अब इसमें प्रतिबिंब की स्थिति जो है ये क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहे हैं। क्लियर हो गया। प्रतिबिंब का आकार विवर्धित, उसमें हम विवर्धित कर दिए थे, अत्यधिक बड़ा की ओर रहेगा, विवर्धित होगा जो कि अत्यधिक। और प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा ये आभासी तथा सीधा होगा। ये क्लियर है। तो यहां पे देखिए दर्पण जिधर बीम जो है उसी की तरफ ये भी बन रहा है, इसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। इसी के चलते ये तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, आभासी बन गया। और सीधा क्यों हुआ, क्योंकि जिस ओर हम लोग का बीम है उसी ओर क्या है, प्रतिबिंब भी है, इसीलिए सीधा प्रतिबिंब बनाए। तो आज का यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक तो बनता है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मेरे चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके और आप लोग के लिए वीडियो डालते रहेंगे। और अपने दोस्त को भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो सभी अपना बेनिफिट प्राप्त कर सके इस वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।